हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि मैंने पहले वाले जो विलियन का मैंने वन शॉट बनाया था तो उसमें मैंने बोला था कि हम लोग एक वीडियो एक डिस्कस करेंगे जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। वन शॉट में मैंने जो भी टॉपिक्स वगैरह थे वो सब मैंने बता दिए थे। अगर वन शॉट आपने नहीं देखा है तो आप उसको अभी जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर भी आपको दिख जाएगा वो वीडियो। इसके बाद इस वाले वीडियो में हम लोग विलियन में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सब कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं वो चीज़ें वो क्वेश्चंस वो चीज़ें डाल दूं जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आए। मैं ये एकदम नहीं कहूँगा कि पेपर यहीं से आएगा या फिर यहाँ से पेपर नहीं आया तो जिंदा जला देना या फिर पेपर लीक और 95% लाना है तो यहाँ से पढ़ो, ऐसे वैसे करके मैं नहीं बोलूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने भी यही सब क्वेश्चंस किए थे तो मेरा खुद का केमिस्ट्री में 90 मार्क्स आए। 90 नंबर कोई बहुत गलत तो है नहीं, बहुत बेकार तो है नहीं, एवरेज है। हो सकता है कि बहुत अधिक भी है आपके लिए। तो जब मैं यही सब पढ़ा हूँ तो मेरे 90 नंबर आ गए। तो आप भी यही सब पढ़ लो। एक वीडियो 2 वीडियो में मुश्किल से आपका विलियन पूरा काम हो जाएगा। एक वन शॉट और एक ये वीडियो न्यूमेरिकल्स की। तो बिना फालतू टाइम बर्बाद किए चलिए आइए शुरू करते हैं ग्लूकोज के मोल प्रभाज की गणना से आज के इस पूरे कथा का। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैं लेने वाला हूँ इस वाली बुक से, यानी कि विद्या प्रकाशन की एक बुक है और मेरे पास एक बुक है ये नगीन प्रकाशन की, नूतन प्रकाशन कहो तो सही रहेगा। क्लास 12th की रसायन विज्ञान की बुक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इन दोनों से मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। उसके अलावा अनसॉल्व भी है मेरे पास पुराने साल का, और उसके साथ ही साथ मेरे पास मेरा जो एग्ज़ाम का पेपर था वो मेरे पास अभी है। तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस, इससे भी लगभग सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज की गणना करें। तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को मोल प्रभाज निकालना है और ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और 1 नंबर में ये क्वेश्चन आया था। तो चलो भाई देखते हैं। हालांकि मैं जो भी, अब जैसे कि यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होंगे, वो लोग होंगे जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बस वीडियोस देख के काम चलाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर मैं इम्पोर्टेंट लिख दूंगा। उस क्वेश्चंस को उन लोगों को बहुत ध्यान से देखना है जो कि एकदम प्योर बैक बेंचर्स हैं, मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये क्वेश्चन जो है वो उन क्वेश्चंस में से है जो आपको पक्का रूप से पता होना चाहिए। और बाकी वो लोग जो एवरेज हैं या फिर थोड़ा सा हाई लेवल वाले हैं तो वो तो पूरा ही वीडियो ध्यान से देखें, है ना। और जो पास होने वाले पढ़ने वाले हैं तो वो जिस पर इम्पोर्टेंट मैंने डाल दिया है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी वीडियो पूरा देखेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है हम लोगों को मोल प्रभाज के बारे में। तो मोल प्रभाज हमने वन शॉट में डिस्कस किया था कि जो मोल प्रभाज यानी कि जिसको एक्स से लिखते हैं, अगर उसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो परिभाषा भी तो पता होना चाहिए क्योंकि परिभाषा भी आता है। तो इसी वाले क्वेश्चन के साथ साथ हम इसकी परिभाषा को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मोल प्रभाज की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। मैंने कहा था कि एक प्रकार का अनुपात होता है ना। तो इसका कीवर्ड तो आपको अनुपात नाम जो है ये याद रखना है। परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से इसकी बना सकते हैं कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके उस विलयन में उपस्थित मोल तथा विलयन के कुल घटकों के मोल का अनुपात होता है। यानी कि मोल का जो सूत्र बनेगा वो कुछ इस कदर बनेगा कि ऊपर होगा अवयव के मोल और नीचे होगा विलयन के कुल मोल, है ना। हालांकि मैं यहाँ पर लिखने ही वाला हूँ तो यहाँ पर क्यों लिखूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को कौनो क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है इस टाइप का न्यूमेरिकल वाला तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। हालांकि ये तो उसमें है एमसीक्यू है ये, तो इसमें तो नहीं, बट फिर भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को दिया है लिखना है।
जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो लिख देंगे हम लोग। दिया है जल का भार, ग्राम में जल का भार दिया हुआ है, तो लिखेंगे जल का भार जो कि है 90 ग्राम। ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार है 1.8 ग्राम। ठीक है, और हम लोग को निकालना है मोल प्रभाज, तो हम लिखेंगे तब मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं, तो मोल अंश भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि मोल अंश बताइए, तो आप तो कहोगे हम तो मोल प्रभाज पढ़े हैं, मोल अंश कहाँ से आ गया। दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास विलय के मोल या फिर अवयव के मोल बोला था मैंने, अवयव बटे विलयन के मोल। कुल मोल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो भैया यहाँ पर तो कुछ सब ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर तो मोल दिया ही नहीं है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले, ये तो सूत्र हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले मोल निकालेंगे, अवयव के मोल यानी कि जिसका हम लोग को मोल निकालना, जिसका मोल प्रभाज निकालना है। ऊपर क्या रखेंगे, जिसका मोल प्रभाज निकालना है, यानी कि अवयव क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के मोल क्या लिखेंगे हम लोग, ग्लूकोज के मोल। और एक सुपर ट्रिक तो क्या ही बोलूं, सुपर इंपॉर्टेंट सूत्र आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार यानी दिया हुआ भार और नीचे अणुभार यानी कि उसका खुद का भार। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लिख देता हूं फिर से मैं। चलो भाई, तो ग्लूकोज के मोल हमारे पास हो जाएगा भार बटे अणुभार, है ना। तो भार हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग लेंगे। तो भार हमारे पास दिया हुआ है किसका, ग्लूकोज के मोल निकालना है। तो ग्लूकोज का भार यानी दिया हुआ भार यानी कि 1.8 ग्राम इसका दिया हुआ भार है। तो हम लोग लिखेंगे 1.8। अब कहानी हम लोग की फंसती है जो कि होती है अणु भार। अणु भार का मतलब होता है जो दिया है वो नहीं, अणु भार का मतलब कि जिसका हम लोग को निकालना है उसका भार। तो ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अब यहाँ पर जो कुछ नहीं पढ़ा है वो पगला आ जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, ग्लूकोज का ही सूत्र याद रखना है। हम लोग को और कितनी चीज़ों का सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब जैसे पानी है तो पानी का आपको H2O याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत सारे को याद रखना पड़ेगा। तो भैया आप 12th में हो, एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने 12th में अगर मैथ्स, आपने साइंस स्ट्रीम ली है तो साइंस स्ट्रीम लेना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है यार, जान निकल जाती है पाँचों सब्जेक्ट पढ़ने में। खास तौर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो होता है, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने में जान निकल जाती है। तो आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। इस दौरान आपको मुश्किलें तो आएंगी ही, उसका सामना भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका हमको अणु भार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि जिसका आपको मोल निकालने को बोला है उसका दिया हुआ भार बटे उस वाले का अणु भार। अणु भार इसका निकालना है। तो अब इसका अणु भार निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C कितना है, 6 C है, प्लस 12 तो क्या है, H है ना, प्लस 6 तो क्या है, O है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको कार्बन का आणविक भार पता होना चाहिए, सॉरी आणविक भार या परमाणविक भार जो भी कहो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणविक भार कितना होता है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का क्रमांक कितना होता है। अगर ये सब नहीं पता है तो इस वाले वीडियो में बता देता हूँ, इसके बाद से फिर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई 1 से 20 तक के तत्वों में से कोई भी तत्व आ जाता है, आपको कहता है कि इसका परमाणु भार निकालो, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक तो होते कौन कौन से हैं, है ना। तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो ये रहे 1 से 20 तक के परमाणु। इसको अगर आपको याद नहीं है तो आपको 20 तक तो याद होना चाहिए।
जब क्लास 9 में शुरुआत में आया था तो मैंने भी रट्टेदार मार के याद किया था कि भैया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप याद रख सकते हो, इसके बाद होता है 21 से 30 तक, तो आप आसानी से याद रख सकते हो। इसके ट्रिक भी है: शक्ति, वक्रमण, फीको, निकुंजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वाह, हो गया। चलो भाई, तो 1 से 20 तक के जो तत्व हैं आपको याद रखने हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अगर आपको इनमें से किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक पूछे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है भैया इस तरीके से, है ना, 1 2 3 4। मान लो आपसे पूछा कि 11 नंबर पे कौन सा तत्व है, तो सोडियम है ना। तो अब इसके परमाणु द्रव्यमान की जब बात आती है तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए जो सम संख्या वाले तत्व हैं और कुछ विषम वाले हैं। सम मतलब 2 4 6 8 वाले, और विषम मतलब ये वाले 1 3 5 7 वाले। तो अगर इसकी बात आती है तो सम में क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। और विषम में क्या करना है, 2 से गुणा तो करना ही है, +1 भी कर देना है। जैसे कि आपसे कोई बोलेगा कि आप बताओ भैया ऑक्सीजन का बताओ, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पे। 8 क्या है, सम है, तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 जो है इसका 2 से गुणा कर दो, यानी कि 8 क्या 2 से गुणा कर दो, हो जाएगा 16। ठीक है। आपसे कोई पूछ देगा कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है। 20 क्या है, सम संख्या है। इसका हम लोग को अगर आणविक भार या फिर परमाणविक भार निकालना है कैल्शियम का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20 सम संख्या है तो इसका 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 40। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 13 दूनी 26, सॉरी मतलब 13 का बताओ, तो 13 विषम है ना, तो 13 विषम है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करो, +1 करो, 13 दूनी 26 और 1 27, तो इसका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। आपसे कोई मैग्नीशियम का पूछ दे तो 12 है, तो 12 यानी कि सम है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा आणविक भार। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ दे कार्बन का बताओ, तो कार्बन कहाँ आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है। सम है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 6 ठो कार्बन है तो 12 12 12 12 6 बार। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, और हाइड्रोजन जो है इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। हाइड्रोजन का होता है परमाणविक भार 1, है ना। हालांकि H2 बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा 2, बट हाइड्रोजन की अगर बात की जाए, केवल हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, है ना। इस पूरी ट्रिक जो मैंने बताई है, इस ट्रिक का फॉलो कौन कौन से तत्व नहीं करते हैं ये पता होना चाहिए। तो इसको H बिन क्लार तत्व जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है, तो ये जो तत्व हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं, बीन क्लार, ये ट्रिक है ना, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बेरिलियम जो है वो 4 नंबर पर आता है, मगर इसका अगर हम लोग निकालेंगे परमाणविक भार तो 4 दूनी 8 होना चाहिए, मगर वो 9 आता है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका आता है 9। उसके बाद अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 दूनी 14, 1 15 होना चाहिए, मगर इसका होता है 14। ये केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है ना, जैसे मान लो इस ट्रिक में भी एक्सेप्शन है, ठीक है भैया। उसके बाद आता है Cl 17 दूनी 34, 35 होना चाहिए, मगर इसका होता है 35.5 होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास आर्गन का होता है 40, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। हाइड्रोजन की बात की जाए तो 12 1 ही हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन है 8 नंबर पे, 8 दूनी 16, सम है तो 16, 6 ब्रैकेट में 16। उसके बाद 12 छंग 72, 12 और 16 बचे 80, और 16 बचे 16 का छान रहा, चलो 6 10 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 17 1 18, तो ये आ गया 180। आपको वैसे याद रखना है कि ग्लूकोजवा जो होता है इसका आणविक भार 180 होता है,
ठीक है, इतना पंचायत हो गया। अब इस क्वेश्चन पर भी हल करते हैं, नहीं तो घंटा भर रह जाए क्वेश्चन को हल करने में। बेसिक्स बताता रहूंगा मैं। चलो भाई, तो अणु भार हो जाएगा 180। दशमलव है, हटाएंगे तो नीचे एक खुद जीरो आ जाएगा। 18 से 18 मान के चलो चल गया, ये हो गया 1/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01, है ना। ये भी एक बार बता ही देता हूँ। अगर मान लो आपको दिया रहेगा 1.1/10, तो आप इसको 0.1 लिख सकते हो। मतलब एक जीरो है तो एक अंक के बाद लगा सकते हो। अगर मान लो 1/1000 दिया होगा तो क्या करोगे, तो एक तो लिखोगे ही, 1 2 3 है तो 1 2 3, कुछ इस कदर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसके 1.0 इतना मोल। अब बात करते हैं H2O के मोल की। भार बटे अणुभार, भार मतलब दिया हुआ भार। दिया हुआ भार क्या है, 90 है। अणु भार कितना होता है, 18 होता है। काट देंगे हो जाएगा 5। आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, 18 कैसे लिखे, आपको पता था क्या। तो हाँ भैया, आपको जल का पता होना चाहिए कि जल का होता है 18। कैसे होता है, H2O। H का कितना हो गया 2 प्लस 18 O का क्या हो जाएगा, ओ ये रहा O। 8 दूनी 16, 16 दो 18, 18 लिख दिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा सेम यही, अवयव के मोल बटे विजन के कुल मोल। अवयव के मोल बटे विलयन के मोल। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अवयव का मोल यानी ग्लूकोज का मोल 0.01, और विलयन के मोल का मतलब क्या होता है, विलयन के मोल यानी कि विलयन में मिला क्या क्या है जी, विलयन में मिला है एक तो पानी मिलाया है, एक तो ग्लूकोज मिलाया है। तो ग्लूकोज का मोल अब पानी का मोल, दोनों मोल जोड़ देंगे। तो ग्लूकोज का मोल कितना है 0.01 प्लस पानी का मोल कितना है 5, इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5.01, ऊपर हो जाएगा 0.01, इसको इससे कट जाएगा, बचेगा 1.501। कैमरे में आ रहा है ना भैया, ठीक 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 ठीक, कैमरे में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/501। 1/501 को हम लोग लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको भाग भाग दोगे। अच्छा, भाग देने में बड़ा दिक्कत हो जाता है कि आपको कोई कह देगा कि तुम भैया ये बताओ 1/11/12 कितना होगा। अब आप भाग कैसे दोगे, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कि ऐसे लिखें कि ऐसे लिखें, किसमें किसका भाग दें। तो इसका सिंपल जो तरीका है, ऐसे कर दो, इसको ऊपर और नीचे लिख दो, है ना। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता था मुझको कि यार किसमें किसका भाग देना है। फिर अचानक से मुझे एक दिन ऐसे ऑब्जर्व किया मैंने, तो मैंने समझा कि कुछ इस तरीके से होता है। तो मैंने कहा कि अब भैया यही लगाना है, कुछ भाग भाग करना है। अगर मान लो आपको दिया है कि 12/15, अब भाग दो, तो आप यहाँ पर 15 के बदले में ऐसे करोगे और 12 कर दोगे, अब भाग दो अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0019। ठीक है, और इसका कोई मूल प्रभाव का कोई जो है इकाई कोई नहीं होता है कि इतना ग्राम लीटर, ऐसा कुछ नहीं, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत घंटा भर तो इसी में लग गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलो भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग को कह रहा है कि यूरिया एक विलयन में भार अनुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव की गणना करें। यूरिया का जो अणु भार है वो दिया हुआ है 60। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन खास है क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, इसी में से मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये क्वेश्चन। इसमें आई थिंक 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, और मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो एक बार इसको देखते हैं क्या है हल। यहाँ पर एक नई चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। वो नई चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर दिया है कि विलयन में भारानुसार 6% है। तो आप कुछ जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि भारानुसार 6% का मतलब हमने अपने वन शॉट में पहले ही देख लिया था। तो वन शॉट में हमने देखा था भारानुसार यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत नाम का टर्म देखा था। उसमें हमने बात की W/W की, है ना, वही है यहाँ पर 6%। यानी कि भार प्रतिशत यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत में हम लोग बात करते थे कि विलयन हमारा बना हुआ है, उसके 100 ग्राम विलयन में कितना
ग्राम विलेय है ना, 100 ग्राम विलियन में कितना ग्राम विलेय है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिया है विलेयन का भार कितना, 100। विलियन का भार कितना, 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम विलियन में कितना घुला ये नहीं बात होता है, ठीक है। और कितना विलेय, कितने ग्राम विलेय घुला है, वही को कहते थे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। और यहाँ पर सीधे हम लोग को बोल दिया है कि 6 ग्राम विलेय घुला है, यानी कि 6% घुला है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारानुसार 6%, है ना, यानी कि W/W का मान कितना है, 6%, यानी कि विलेय कितना है, 6 ग्राम। विलेय का भार कितना है, 6 ग्राम। तो विलायक कितना हो जाएगा, विलायक यानी कि जल, जल ही में बोला गया है ना, जल विलायक हो जाएगा, जल भार। अब 100 ग्राम में 6 ग्राम तो विलेय है, तो बाकी जो बचा है वही विलायक हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 94 बचा। तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि विलायक का भार हो जाएगा। अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर भी जल का भार दिया था, ग्लूकोज का भार दिया था, यहाँ भी जल का भार दिया है और ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का नहीं दिया है, यहाँ पर यूरिया ले लिया गया है, यूरिया को मिलाया गया है, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब देखते हैं मोल को। यहाँ पर हमने क्या किया था, तब मोल अंश ये लिखा था, बट यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ पर पहले ये लिखेंगे फिर इसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा था ग्लूकोज के मोल, यहाँ पर हम लिखेंगे यूरिया के मोल। यूरिया के मोल बराबर भार बटे अणुभार। सूत्र हमारा बताया था ना यहाँ पर हम, भार बटे अणुभार। भार यानी दिया हुआ भार, यानी कि 6 ग्राम। अणुभार, अणुभार क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, ये हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा, और फाइनल हमारा जो आएगा वो आएगा 0.1 मोल, है ना। अच्छा, अगर हमारे पास यूरिया का नहीं दिया होता 60, तो हम क्या करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारा जो पेशाब है उसमें यूरिया जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो कि यूरिया का जो आणविक भार है वो क्या होता है। यूरिया कहाँ से निकलती है, यूरिया निकलती है यहाँ से। बस इसी को हटा के ना इसको इहवा लगा दो, क्या बना, 60 बन गया, है ना। फिर से बताता हूँ, आपसे कोई पूछेगा यूरिया का आणविक भार बताओ, तो आपको यूरिया निकलता है यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ पे लगा दो, तो ये हो गया हमारे पास 60। तो यूरिया का आणविक भार कितना हो गया, 60। तो हमने यहाँ पर 60 यूज कर लिया, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का आणविक भार हमने कैसे, कोई ट्रिक तो था नहीं, ग्लूकोज का तो डायरेक्ट याद रखना 180 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यूरिया का मोल निकल गया, यहाँ पर हमने ग्लूकोज का निकाला था, फिर हम निकाला था H2O के मोल। तो अब यहाँ पे कैसा निकालेंगे, H2O यानी कि जल का मोल, जल के मोल सेम भार बटे अणुभार, भार यानी दिया हुआ भार, अणुभार यानी कि उसका आणविक भार। जल का आणविक भार होता है 18, दिया हुआ भार है हमारे पास 94, ये 9 है, ठीक है, 94, ठीक है। काटेंगे 2 से तो चला जाएगा 9 बार में, और ये जाएगा 4 बचा 1 7, 47 बार में चला जाएगा। अब कट तो रहा नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो जब नहीं कट रहा है तो भाग दे दो। ये है हमारे पास 47/9, 47 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5, 45, 2 दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 5.22 मोल, ठीक है। हमारे पास दोनों के मोल आ गए। अब हम क्या किए थे यहाँ पर, अब मोल प्रभाज का सूत्र लिखे थे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मोल प्रभाज का सूत्र लिखेंगे। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि इसको तो हमको कहा गया था ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालो, बट यहाँ पर हमको कहा गया है यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाज निकालो, तभी तो 3 नंबर में आया है। चलो देखते हैं हम। चलो भाई, तब तब नहीं लिखते हैं, मोल प्रभाज लिखते हैं सीधे। यूरिया का मोल प्रभाज यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या करेंगे, अवयव के मोल बटे विलयन के मोल। अवयव के मोल बटे विलयन के मोल।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः वही अपना सूत्र लगा दो भैया, मतलब सूत्र में बैठा दो। अवयव का मोल यानी कि जिसका निकालना है, यूरिया का मोल, यूरिया कहाँ गया, ये रहा, यूरिया का मोल कितना है, 0.1 है। विलयन के मोल क्या है, विलयन के मोल कहाँ गए जी, और ये दोनों जोड़ दो, क्योंकि विलयन का मोल तो हम कहीं निकाल के लिखे नहीं हैं। विलयन में दो ही चीज़ है, एक तो यूरिया है और एक जल है, तो उन दोनों के ही मोल जो है उन दोनों को ही जोड़ कर लिख देंगे तो हमारे पास विलयन के कुल मोल आ जाएंगे। ठीक है, 0.1 प्लस 5.22, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 बटे में 5.32। ठीक है, अच्छा 0.1 5.22, यहाँ पर 0 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो ये आ गया। चलो भैया, अब हम लोग देख सकते हैं कि मामला बैठ नहीं रहा है, इधर से करेंगे तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा, तो हम अपने मन ना यहाँ पर 0 लिख देते हैं, है ना, अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसको 0 लिख देते हैं और इसको काट देंगे, फिर 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी कट जाते हैं। ठीक है, अब 10/532 है, ये और झंझट आ गया एक तो, 10/525 आ गया, 32 आ गया, तो 2 से हम काट सकते हैं, 2 से काटते हैं, 5 बार में कटाइए, ये गया 2, बचा 1, बचा 6, बचा 1, बचा 6, अब नहीं कट रहा है तो 5/266 हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर लिखा जाएगा 5/266 कितना हो जाएगा, 5/266 कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 0.005 इधर, हाँ 266 है और 500 है, तो एक ही बार जाएगा, तो इतना आ गया, 10 के बाद 2 अंक तक आ गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, 0.01 हमारे पास यूरिया का आ गया, 0.01 क्या आया, मूल प्रभाज आ गया। अब हम लोग को जल का भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तभी तो 6 नंबर सॉरी 3 नंबर में पूछा है। ये कितने नंबर का पूछा था, 1 नंबर का, क्यों, क्योंकि खाली ग्लूकोज का निकालना था। ये है 3 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर जल का भी निकालना है, यूरिया का भी निकालना है, और ये भारानुसार का मतलब भी समझना है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग जल का मूल प्रभाज। मूल प्रभाज वो हमारे पास हो जाएगा अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल, अवयव के मोल बटे विलयन के कुल मोल, कुल मोल। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवयव का मोल क्या दिया हुआ है, अवयव का मोल है, अच्छा जल का अवयव मतलब कि ये रहा, अवयव का मोल यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हो गया जल का जो मोल है वो है 5.22, विलयन के कुल मोल यानी कि 5.22 प्लस 0.1। ठीक है, 5.22 एज इट इज लगते हैं, ये मिलकर हमारे पास लगभग हो जा रहा है 5.32 के आसपास, आसपास क्या भाई, यही है। ठीक है, चलो, और यहाँ पर आंसर 2 अंक से 2 अंक कट गए, अब 522/532 है, 2 से दोनों कट रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2, बचा 1, बचा 6 और फिर 1, यहाँ पर कटेगा तो 2, बचा 1, 6 और ये हो जाएगा भी 6। ठीक है, चलो भाई, अब 261 है और 266 है, कट रहे हैं, 6 6 12 13 14 नहीं कट रहे हैं। ओके, तो 261 बचे, 266 लिख देते हैं। अब करना पड़ेगा इसका भाग भैया, भाग करके लिख देते हैं 261/266, 261 लिखा, 0 बार में जाएगा क्योंकि बड़ी छोटी संख्या है, 261 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 0, अगर एक बार देखा जाए तो 10 बार में कितना जा रहा है, 260 जा रहा है, और ये है 2610, ये है 2660, यानी कि लगभग ये 9 ही बार जाएगा, है ना, तो 9 बार में जाएगा तो 9 लिखते हैं, और फिर इसका 9 से गुणा करो, बहुत झंझट होगा, तो 0.9 ही रखते हैं इसको। ठीक है, 0.9, दोनों के मूल प्रभाज आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कर रहा है ना, इतना अगर आप करते हो तो टीचरवा कहेगा कि गधा लड़का है ना, क्योंकि
अच्छा, आपको नहीं आ रहा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। इसके लिए अगर आपके पास एक अवयव का अगर मूल प्रभाज निकल गया है तो दूसरे अवयव का मूल प्रभाज आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों का योग जो होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर इतना भाग से बचने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं। अच्छा, आंसर यहाँ तक तो हो गया है ना, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ठीक है। 10 के 1 अंक बाद जाते तो बड़ा झंझट होता, इतना भी करोगे तो नंबर तो मिल जाने वाला है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ सुपर ट्रिक। चलो भैया, इतना हमारे पास हो गया, हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको लिखना है कुछ चीज़ जो कि है, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स से मतलब विलय के मूल, एक्स बी मतलब विलायक के मूल, मतलब मूल प्रभाज। एक्स से मतलब विलय का मूल प्रभाज, एक्स बी मतलब विलायक का मूल प्रभाज। हम लोग को निकालना किसका है? जल का। जल क्या है? विलायक है। तो एक्स से क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स से हमारे पास 0.01 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स बी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.01। यहाँ से एक्स बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.99। ये एक आंसर, ये एक आंसर। लास्ट में अगर लिखना है तो लिख दो कि अतः यूरिया का मूल प्रभाज 0.01 और जल का मूल प्रभाज हो जाएगा 0.99। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं 2017 में आया हूँ और मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बस हूँ, बस आया हूँ मैं, ठीक है। चलो, इम्पोर्टेंट नहीं हूँ मतलब कि आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो भाई, तो एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमको बोला गया है एक मोलल, वन शॉट अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि मोलल का मतलब कि इसकी मोलरता क्या है। मोलरता हम लोग को दी हुई है, मोललता 1 दी हुई है। और मोललता मतलब होता क्या है? कंटेनर है, इसके 1 kg में कितने मोल विलेय के हैं, इसके 1 kg में कितना मोल विलेय घुला हुआ है, यही होती है मोललता। 1 kg विलायक में मतलब, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को दिया है 1 मोलल का मतलब, 1 मोलल का मतलब इसके 1 kg में 1 मोल मिला हुआ है विलेय। हम लोग कह सकते हैं कि दिया है 1 kg में विलेय के मोल 1 मोल, यानी कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम में कितना है? 1 मोल है। तो अब पूछा है विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज होता क्या है? एक्स, मैं अब ना देखो पूरा लिखूंगा, विलेय का मोल बराबर इतना एक्स ए, विलेय का मोल प्रभाज मतलब एक्स ए, या फिर लिख दो एक्स विलेय। एक्स, एक्स सही लिखते हैं ना यार मोल प्रभाज को, ठीक है। तो एक्स विलेय क्या हो जाएगा? विलेय के मोल बटे विलयन का कुल मोल। तो विलेय के मोल तो हमने निकाले नहीं, मतलब विलेय, विलेय के मोल तो पता ही है भाई, 1 मोल है। तो अवयव का मोल, अवयव के मोल, ये 1 नंबर में आया भाई, बट हिलाने वाला क्वेश्चन है, बटे विलयन के मोल। अवयव का मोल क्या है यहाँ पर? 1। विलयन का मोल क्या है? 1 प्लस जल का मोल, जलीय विलयन बोला है ना, तो जल का मोल मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले जल का मोल तो निकलवा नहीं किए। चलो भाई, जल का मोल निकाल लेते हैं। यहाँ पर नीचे में छोटे से में जल का मोल निकाला, जल के मोल, भार बटे अणु भार, अणु भार था 18, भार कितना? 1000, 1000 ग्राम। काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा 9 बार में, ये आएगा 500 बार में, है ना। तो ये लगभग आ जाएगा 5.5, है ना। ये आ जाएगा लगभग 5.5, ये जाएगा हमारे पास 1.5, 6.5। इसको हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे। ये 5 से जाएगा 2 बार में और ये 5 से जाएगा 113 बार में, ठीक है। चलो भैया, अब आते हैं हमारे आंसर की ओर। हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? हमारा आंसर हो गया 2/113,
ठीक है, 2/113, बट दशमलव में लिख देंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। दशमलव में इसको लिखा जाएगा, तो 2/113, 2 लिखा, 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया 2 बढ़ाया 2, एक बार 113, लगभग कितना ही आएगा। चलो भाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.017, हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये आया हुआ है 2014, 16, 17, 22, 23, इतनी बार आया हुआ है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हो कि एक चीज़ जो है वो नहीं लिखी हुई है, जो कि है शुद्ध जल का आयतन 1 लीटर होगा। क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखे, इसलिए हम मान के चलेंगे कि 1 लीटर है। ठीक है, हम लोग निकालना है मोलरता। मोलरता होता क्या है? अच्छा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, तो या तो आप इसका आंसरवा जो मैं बताऊंगा ना उसको रट लेना है ना, अगर एग्जाम में टपक गया तो ठीक, नहीं तो मैं बस ऐसा ही एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है। ठीक है, मोलरता मतलब होता क्या है? मोलरता मतलब होता है, कंटेनर लिया, ऐसे किया, 1 लीटर में कितने मोल, ठीक है, यानी कि विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में का आयतन। विलयन का आयतन हम मान के चलना है कि 1 लीटर है, ठीक है, तो विलेय के मोल निकालना है। अब विलेय के मोल कैसे निकले हैं? विलेय का यहाँ पर हम विलेय ले रहे हैं शुद्ध जल को, ठीक है, मतलब शुद्ध ही जल है, उसी में उसी की मोलरता निकालनी है। ठीक है भैया, तो शुद्ध जल यहाँ पर विलेय क्या ले रहे हैं हम लोग? H2O को ले रहे हैं। तो अब H2O को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है तो मैं बहुत एकदम फैला के नहीं लिखूंगा, बस इतना समझ लो। मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है, ठीक है, भार क्या है नहीं पता है, मान लो x है। अणुभार क्या होता है? जल का 18 होता है, ठीक है भाई। x हमको ज्ञात करना है, भार मतलब द्रव्यमान। केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार ये दोनों ही एक ही चीज होती है, ठीक है, आप द्रव्यमान कहो आप चाहे भार कहो, बट फिजिक्स में जाओगे दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिजिक्स में आप फिजिक्स कहो कि हम लोग केमिस्ट्री में बोला गया कि यार भार द्रव्यमान एक ही होता है, मारेगा एक जा पड़ा आपको, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भार द्रव्यमान एक ही मान के चलते हैं हम लोग। तो द्रव्यमान का मतलब होता क्या है? द्रव्यमान हमने पढ़ा है भैया कि द्रव्यमान जो है वो होता है आयतन गुणे घनत्व के, आयतन गुणे घनत्व के, ठीक है। जल का आयतन, आयतन कितना है रे? यहाँ पे 1 है। घनत्व कितना होता है जल का? 1 होता है, 1। 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1। तो भार कितना हो जाएगा? 1। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1, 1/18, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो 1000 ग्राम है। ये तो केजी में आया ना जी, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। 18 का 1000 में जब हम लोग करेंगे तो ये आता है हम लोग के पास 55.56, 55.56 आता है। बस यही उठा के हम लोग ऊपर रख देंगे यहाँ पर, तो रखूँ फटाक से। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसी में पूरा गोबर हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं। ये रहा हमारे पास सूत्र। तो हमारे पास मोलरता कितनी हो जाएगी? विलेय के मोल कितने हैं? ये रहे विलेय के मोल, मोल बराबर भार करके कितना है? 55.56। अणु भार कितना लिया, सॉरी विलियन का आयतन कितना लिया? 1 लीटर, तो 1 लीटर लिख दिया। अब इतना बड़े 1 करेंगे तो 55.56 ही आ जाएगा, 56। तो मोलरता क्या होगा? इतना मोल पर लीटर। लो भैया, ये हो गई
इसको डाटा लो भाई, क्योंकि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है तो कर लेना, क्योंकि कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तो यार लाइट चली गई, बट फिर भी चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि 0.2 m लिखा है। m के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बड़का वाला m लिखा है, मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर बड़का वाला m है तो उसका मतलब है मोलर लिखा है, मोलरता दी हुई है। और छोटका वाला m है तो लिखेगा मोलरता दी हुई है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते ही हैं, डोनेट मतलब अरे क्या कहते हैं भाई उसको, उसको वैसे ही लिखते ही हैं, मतलब इसको वैसे ही डोनेट करते हैं। अरे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं। हाँ, डिनोट करते हैं। ठीक 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 ठीक। अरे यार गजब बारिश हो रही है भाई। चलो यार, तो ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 में नहीं आया है, ये 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 2025 में जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये पहला ही क्वेश्चन, अरे यार ऐसे करूँ, पहला ही जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो यही आया हुआ है, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर जो है इसका गलत करके आया हूँ। ठीक है, तो 2017 में आया था और उसके बाद 2025 में आ गया, सेम क्वेश्चन एज इट इज़ वही 2017 में आया हुआ है। मैं इसको हल्के में ले रहा हूँ, क्या पता 2026 में आ जाए, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, चलो भाई, तो देखते हैं 2025 में भी आया है भाई ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए तो ये। चलो भाई तो देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है। हम लोग को निकालना है इतने मोलर H2SO4 विलेन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करनी है। ग्राम पर लीटर से कुछ समझ में आ रहा है? ग्राम पर लीटर, हम लोग जब वन शॉट देखे थे तो वन शॉट में हम लोगों ने देखा था एक तीसरा टर्म, जिसमें मैंने कहा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि 100 ml में कितने ग्राम नमक घुला है, तो मैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो सांद्रता का पद पूछा गया है ना, वो भी कुछ उसी तरीके का है, ग्राम पर लीटर में बताना है हम लोगों को। तो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बकवास के, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग को दिया हुआ है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सोचो 1 नंबर का दिया है। लो भाई लाइट भी आ गई। मोलरता इज इक्वल टू 0.2 m मोलर। ठीक है, 0.2 मोलर, और हम लोग को निकालना क्या है, ग्राम पर लीटर में सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता के लिए हमारे पास चाहिए क्या, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, है ना। विलयन का आयतन यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या कहते हैं, अतः 1 लीटर में H2SO4 विलयन का सांद्रता मोलर, 1 लीटर में घुला है कितने मोल, 0.2 मोल। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विलयन का आयतन क्या है, 1 लीटर है, 0.2 मोल घुला हुआ है उसमें। चलो भाई, तो मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। आयतन मैं बोला रहा हूँ, आयतन लिख रहा, तो आयतन लीटर में, विलेय के मोल क्या है ये तो पता है नहीं, हालांकि मोलरता हम लोग को पता है ना जी। यहाँ पर ये तो 1 लीटर में पूरा घुला हुआ है, तो मोलरता हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, विलेय के मोल कितने दिए हुए हैं, वो तो भार बटे अणुभार से पता चलेगा ना जी। तो भार बटे अणुभार कर देते हैं यहीं पर, भार बटे अणुभार इनटू में विलयन का आयतन कितना है, 1। भार हम ले लेते हैं क्योंकि हमको नहीं पता है भार क्या है, भार नहीं दिया ना जी, H2SO4 का भार नहीं पता है हम लोग को, बट अणु भार हम लोग को पता है H2SO4। H कितने हैं, 2 हैं, प्लस मतलब 2 H हैं, एक H का 1, एक H का 1, तो 2 H का 2। सल्फर का होता है 32,
और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 चौक 64, 32 और 2 मिलकर 98 हो जाते हैं। तो लिख देंगे हम लोग 98 इंटू 1। 1 से इंटू करने का मतलब कुछ नहीं होता है, वही होता है। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 0.2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 98। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x बराबर 98 इंटू 0.2। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x बराबर हमारे पास आ जाता है, अब 98 है, गुणा करेंगे 0.2 से, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे, 2 से ये जाएगा 5 बार में, फिर 98 का जब 5 से करेंगे तो हमारे पास लगभग आता है 90.6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया भार, इतने ग्राम। चलो भाई, अब निकालते सांद्रता। सांद्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता बोला है ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर यानी कि विलेय का ग्राम, विलेय का भार मतलब, लीटर मतलब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलेय का भार हमारे पास कितना है, ये आयतन कितना है 1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 19.6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आओ भाई मैं तुम लोग को बारिश दिखाता हूँ। ये देखो भाई बारिश, वो देखो यार, गजब पूरी बारिश हो रही है, एकदम खतरनाक, एकदम पूरी, लगभग मैं सोचूं तो लगभग 2 घंटे से बारिश हो रही है गाइस, खतरनाक यार। चलो भाई, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। आपको अभी इमेज यहाँ पर एक दिख रही होगी, वही हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में हम लोग को देखना है, बताना है कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। तो इसको जानने के लिए हमको एक टॉपिक देखना पड़ेगा जो कि है वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक मैंने वन शॉट में नहीं क्लियर किया था, मैंने बोला था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। तो अभी आप लोग को मैं बताता हूँ कि गाइस बादल गरज रहे हैं यहाँ पर, गजब बारिश हो रही है अभी, खतरनाक। लगभग अभी 3 घंटे हो चुके हैं, बारिश गजब हो रही है गाइस। तो अब बताता हूँ मैं कि वान हाफ गुणांक क्या होता है। तो वान हाफ गुणांक को हम लोग इस तरह से देखते हैं ना, कोई तत्व है, मतलब कोई तत्व बोल रहा हूँ, कोई यौगिक है, उसका अगर वान हाफ गुणांक निकालना है तो उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो, तोड़ने के बाद जितने अणु मिलते हैं ना, वही उसका वान हाफ गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तत्व यहाँ पर दिए हुए हैं, अरे यार यौगिक यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इन यौगिकों का हम देखेंगे वान हाफ गुणांक क्या क्या होता है, उससे ही हम लोग ये बताएंगे कि इसमें किसका होगा। चलो भाई, तो पहले देखते हैं वान हाफ गुणांक को, उसके बाद एक और चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो K2SO4 की बात करें तो ये टूटता है हमारे पास K2 प्लस SO4 2 माइनस, 2 माइनस है यहाँ पर K2। ठीक है, चलो भाई, NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। Na2SO4 टूटता है 2 Na 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। KNO3 टूटता है K प्लस प्लस NO 3 माइनस में। ग्लूकोज यूरिया सुक्रोज ये तीनों नहीं टूटते हैं। ठीक है, BaCl2 टूटता है BaCl 2 माइनस Ba2 प्लस Ca2 प्लस प्लस Cl2 माइनस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वान हाफ गुणांक को। चलो भाई, तो वान हाफ गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओहो हो, यहाँ पर 2Cl रहेगा ना जी। लो भैया हो गया। तो अब देखते हैं वान हाफ गुणांक को। मैंने बोला जितने अणु होंगे उतने होगा वान हाफ गुणांक का मान। तो यहाँ पर देखते हैं और बाकी देखते हैं। यहाँ पर वान हाफ गुणांक ये रहा 2, ये रहा, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 2 और 1 3। यहाँ पर यहाँ के आगे 1, यहाँ के आगे 1 1 1 2, इसके आगे 2, इसके आगे 1 को नहीं, मतलब 1, तो 2 और 1 3, इसके आगे 1, इसके आगे 1, इसका हो गया 2, और इन तीनों का हो जाएगा हमारे पास I बराबर, यानी कि वान हाफ गुणांक जो होता है वो बराबर हो जाएगा 1। जो नहीं टूट रहा है उसका वान हाफ गुणांक 1। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 3। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग I को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा, और वाष्प दाब भी क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास
4 एग्जाम्पल हैं। चारों एग्जाम्पल में आइए देखते हैं कि ओहो तो यार चार्ज खत्म है। चारों एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो BaCl2, 2 मिनट, हाँ ठीक है। तो BaCl2 हमारे पास क्या हो जाएगा, BaCl2 का 3, फिनॉल सुक्रोज टूटे उटेंगे है नहीं, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो BaCl2 का सबसे ज़्यादा है, तो वाष्प दाब इसका सबसे कम होगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, BaCl2। ठीक है, BaCl2 का क्योंकि 3 है, 3, बाकी सब कितना है, 1 या 2 है। BaCl2 का ज़्यादा है तो इसलिए इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा। तो पूछा है सबसे न्यूनतम किसका होगा, तो इसी का होगा। चलो भाई मैं इसको चार्ज लगा दूं, खत्म हो चुका है माइक मेरा। तो चलो यार हम लोग इसी तरीके के और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने यही जाना कि मतलब एक बार बेसिक बताता हूँ मैं एकदम क्लियर कि हमने जाना क्या कि अगर हमारा वन हाफ गुणांक यानी कि आई ज़्यादा होगा तो हमारा, देखो जितने भी हमने जो टर्म्स पढ़े हैं, 4 टर्म्स अपने इस चैप्टर में, अणुसंघ गुणधर्म के अंतर्गत वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और लास्ट में हमने परासरण दाब पढ़ा है। तो ये चारों ही टॉपिक के साथ अगर देखा जाए वन हाफ का रिश्ता क्या है, तो वन हाफ गुणांक का रिश्ता है बढ़ता हुआ है, तो बढ़ता हुआ है। मतलब कि अगर वन हाफ गुणांक का मान बढ़ेगा तो ये चारों ही चीजें क्या हैं, बढ़ेंगी। परंतु वाष्प दाब मैंने क्या बोला, हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, परंतु हिमांक नहीं बढ़ेगा, हिमांक कम हो जाएगा। अगर मानते हैं हम क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है ना, तो क्वथनांक अगर हम बोले कि आई बढ़ रहा है तो क्वथनांक में उन्नयन क्या बढ़ेगा, तो हाँ बढ़ेगा। परंतु अगर पूछेगा क्वथनांक बढ़ेगा, तो हाँ बढ़ेगा। परंतु अगर यही बात हम करते हैं वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की, तो अगर आई का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मान भी बढ़ेगा। परंतु क्योंकि यहाँ पर अवनमन वर्ड यूज आ रहा है, यानी कि कमी वर्ड यूज आ रहा है, तो आई का मान बढ़ेगा तो वाष्प दाब का मान कम होगा। तो आई का मान अगर बढ़ेगा तो वाष्प दाब कम होगा। हिमांक में हमने क्या पढ़ा था, हिमांक अवनमन पढ़ा था कमी, तो हिमांक भी क्या होगा, कम होगा। परंतु हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि क्वथनांक में हम लोगों ने पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो ये बढ़ेगा। तो अब हम लोग कोई पास अगर कोई भी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, लगभग ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाता है तो हम लोग सबसे पहले आई निकालेंगे। आई मतलब कि उसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो भाई हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है किसका क्वथनांक अधिक होगा। क्वथनांक किसका अधिक होगा, जिसका आई अधिक होगा। यही बात मैंने बोला ना यहाँ पर। तो चलो भाई देखते हैं किसका क्वथनांक अधिक है, जिसका आई अधिक होगा। आई कैसे निकालेंगे, ग्लूकोज के लिए आई का मान मैंने क्या बताया है, 1, क्योंकि ग्लूकोज नहीं टूटता है। NaCl के लिए Na+ और Cl-, तो एक अणु ये 2 आ गया हमारे पास। सुक्रोज इसके लिए भी 1। इसका अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास बनता है Ca2+ + 2Cl-। तो हमारे पास कितने अणु मिले, हमारे पास मिले ये 2 अणु इसके और 1 अणु इसके, यानी कि 3 अणु मिले हमको। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। चलो भाई किसका क्वथनांक अधिक होगा, जिसका आई अधिक होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसका है जो पूछ रहा है हम लोगों को, किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। परासरण दाब, अच्छा परासरण दाब पूछा है, यहाँ पर परासरण दाब लिखा है, यहाँ पर तो वाष्प दाब है। परासरण दाब हमने पढ़ा कहाँ था, परासरण दाब हमने पढ़ा था अपने उसमें अणुसंघ गुणधर्म में। अणुसंघ गुणधर्म में हमने जो कुछ पढ़ा था वो बढ़ेगा तो परासरण दाब भी तो उसमें आता था। वो अणुसंघ गुणधर्म बढ़ेगा तो आई का मान भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये भी तो अणुसंघ गुणधर्म है, मतलब कि इसके साथ क्या रिश्ता हो गया, परासरण दाब के साथ भी रिश्ता क्या हो गया, बढ़ेगा। परासरण दाब भी बढ़ेगा। चलो भाई तो हम देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा परासरण दाब किसका है, सबसे ज्यादा आई का मान किसका है। यहाँ पर बात की जाए तो K + Cl - 2, यहाँ पर 2 Cl 1 Ba2+, तो यहाँ पर भी 3 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ba2+ + 2 Cl-। तो ये 2 अणु, ये 1 अणु, मिलकर 3 अणु। यहाँ पर बात की जाए तो ये बनता है हमारे पास 3NH4 + PO4 3-। अब कहोगे कि हमको कैसे पता कि इतने में टूटेगा, तो भैया इसलिए तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे टूटेगा, और इसी में से हो सकता है कोई आपके क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, चलो भाई इतना सारा एग्जांपल करने के बाद थोड़ी है कि आप 1 नंबर आप छोड़ कर आओगे। चलो भाई तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 अणु, ये 1 अणु, 4 अणु होगा यहाँ पे।
तो यहाँ पर कितने हो गए 4, मैं कहाँ लिखूँ, 4 लिख दिया। इसके कितने होंगे, इसके हमारे पास Ba2 है SO4 2 माइनस, तो हमारे पास Ba2 प्लस प्लस 2 SO4 2 माइनस, तो ये एक और ये, तो ये 3 हो गए हमारे पास। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा 4 वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा परासरण दाब किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा परासरण दाब हो जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, इस पर देखते हैं किसका क्वथनांक अधिक होगा, जिसका क्वथनांक अधिक होगा उसका आई अधिक होगा। चलो देखते हैं आई किसका अधिक है, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1, क्योंकि ये यूरिया इधर बताया था ना मैंने कि 1 होता है। सुक्रोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो। चलो भाई, इसमें क्या है, इसमें K+ टूटेगा, NO3 माइनस में टूटेगा, इसमें कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस SO4 2 माइनस। ठीक है, 2 1 3, तो 3 हमारा आंसर हो गया, सबसे ज़्यादा 3 नहीं है। चलो भाई, आप निकाल लो, अगर कोई संख्या भिन्न दिखती है ना वही आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक भी लगा सकते हो। चलो भाई, इस पर देखते हैं किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। परासरण दाब किसका सबसे कम होगा, जिसका आई का मान सबसे कम होगा। आई क्या है, ये तो मास्टर है। परासरण दाब जिसका सबसे कम होगा उसका आई सबसे कम होगा। सबका आई हम लोग निकालते हैं। इसके लिए आई का मान कितना हो जाएगा, K+ और Cl-2। स्वर्ण विलयन फालतू चीज़ है, 1 होगा, इसका 2, इसका 1। MgCl2 3, जुट्ठे Mg, सॉरी Mg2+ और 200 Cl-। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों AlPO4 होगा। ठीक है, AlPO4 में यहाँ पर ऊपर 3 होता है, तो इसका भी हमारे पास 2 आ रहा है। तो किसका सबसे कम होगा परासरण दाब, जिसका आई सबसे कम होगा। आई सबसे कम किसके लिए, स्वर्ण विलयन, तो स्वर्ण विलयन हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट, किसका वाष्प दाब सबसे कम होगा। वाष्प दाब सबसे कम किसका होगा, इसका सबसे आई सबसे ज़्यादा होगा। तो आई ज़्यादा किसका है, इसका है 1, इसका है 2। कैसे, Na + Cl - 2, इसका कितना है 2, बचा ये, हमारा आंसर ये हो जाएगा। कैसे, 3 होता है इसका, है ना, दुठो K2, सॉरी दुठो SO4 एक ठो K2, K2+। चलो भाई, इसका 3 हो गया। अब इसका देखते हैं, सबसे कम हिमांक किसका है। सबसे कम हिमांक किसका होगा, इसके आई सबसे ज़्यादा होगा। इसके लिए तो 1 है, ये तो होगा नहीं, इसका भी 1 है, ये भी नहीं होगा, इसका 2 है, बचा क्या ये, इसका कितना होता है 3 होता है, हमारा आंसर ये हो जाएगा।